तो हेलो ऑल माय डियर इंजीनियर्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए। आज का सेशन थोड़ा सा स्पेशल सेशन है। अभी तक हम लोग रेगुलरली पीजीसीआईएल और एसएससी पेपर 2 के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे थे। आज के इस सेशन में खास तौर पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि बीएआरसी के अपकमिंग एग्जाम और इसरो के एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मस्त तरीके से आपको अलग अलग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पैरेलली प्रिपेयर करते जाना है। और अब जबकि खास तौर पे आपको पता है कि पीजीसीआईएल एग्जामिनेशन की डेट जो है वो पोस्टपोन हो चुकी है। जी हाँ, 5 दिसंबर जो है वो न्यू डेट हो चुकी है। आपके एग्जामिनेशन की रीशेड्यूलमेंट का नोटिस जो है वो आज ही आया हुआ है। तो उस अकॉर्डिंग ये भी इंपॉर्टेंट है कि अब जो आपका सामने जो एग्जामिनेशन आ रहा है बीएआरसी का, उसकी भी प्रिपरेशन आप साथ साथ में करते रहो। और आईएसआरओ का जो एग्जामिनेशन रहता है उसके लिए भी। तो आज के क्वेश्चंस जो हैं वो डेडिकेटेड रहेंगे इन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिक्स्ड क्वेश्चन है अगेन, तो बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। बिना देरी किए सेशन को करता हूँ तुरंत के तुरंत स्टार्ट। ठीक है, चलिए लेट अस ब्रिंग ऑन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। वैसे आज का पहला क्वेश्चन जो है, जहाँ तक मुझे याद है, ये भूत साहब के लिए डेडिकेटेड है। उन्होंने भेजा हुआ था, उनका डाउट क्वेश्चन था। तो इसको पहले फटाफट से सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विवेलेंट इंपीडेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर द सर्किट शोन बिलो इज हाउ मच। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट इंपीडेंस ऑफ दिस एंटायर सर्किट कितने का होगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका इसका क्या होना चाहिए। या तो आप इन सबको एक इंडिविजुअल इंपीडेंसेस के फॉर्म में अज्यूम कर लीजिए। टेक इट एज Z1 Z2 Z3। एकदम डायरेक्ट लेमैन तरीके से बता रहा हूँ आपको, फटाफट से सॉल्व होगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैं वैसे भी सारे के सारे पैरेलल हैं, पैरेलल के फॉर्म में कर दीजिए। Z2 Z3 को पैरेलल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, Z2 इंटू Z3 डिवाइडेड बाई Z2 प्लस Z3। ठीक, सो आई विल राइट J8 इंटू माइनस ऑफ J10 डिवाइडेड बाई J8 प्लस ऑफ माइनस J10। ठीक, दिस विल बी माइनस J स्क्वायर 80 अपॉन, ये हो जाएगा -2J। अब इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं और J का स्क्वायर और इधर J का इन्वर्स हो जाएगा और इधर हो गया 40। तो दिस विल गिव मी प्लस 40J। ये क्या आ गया, मेरा इक्विवेलेंट इंपीडेंस आ गया। डायरेक्टली इंपीडेंस के फॉर्म में वही Z1 इंटू Z2 वाले फॉर्म में कर रहा हूँ। कोई 1 अपॉन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्टली आप इसको सॉल्व करके यहाँ तक का सॉल्व कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए आप किसके साथ, 4 के साथ कर दीजिए फटाफट से। तो दिस विल बी 4 इंटू 40J अपॉन 4 प्लस 40J। दिस विल बी इक्वल टू 160J। 4 4 जा 16 और नीचे नहीं सॉल्व हो सकता है तो 4 प्लस 40J। अब इसको आप इंडिविजुअली जब सिंप्लीफाई करेंगे 160J अपॉन 4 प्लस 40J, तो इसका सिंप्लीफिकेशन आपको प्रोवाइड करेगा क्या वैल्यू। इसका सिंप्लीफिकेशन प्रोवाइड करेगा आपको 3.9 के आसपास की कुछ वैल्यू देगा। ये 3.9 समथिंग वैल्यू। और दूसरे वाले केस में 4 4 जा 16 है तो 0.0025 हो रहा है। हाँ, तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा प्लस J 0.39। ये वैल्यू आपकी आनी चाहिए। ये कहीं पे मैच हो रही क्या, 39 तो कहीं दिख नहीं रहा है, 4 ही 4 के फॉर्म में दिख रहा है। तो चलो इसको 4 के फॉर्म में मैं इक्विवेलेंट बना देता हूँ कि 4 प्लस J 0.4 ओम्स। 4 प्लस J 0.4 ओम। अब ये दिख रहा है बी ऑप्शन पर। मिल गया हमको राइट आंसर। एकदम डायरेक्टली सॉल्व करना था। दूसरा तरीका ये। अच्छा, इसको सॉल्व करने का और कोई अदर तरीका। हाँ जी, बिल्कुल एक तरीका और है, लेकिन थोड़ा लेंदी तरीका है। अब जो बता रहा हूँ, ठीक है, बेटर है कि हम आसान वाले से ही बना लें कि आप y के फॉर्म में बनाओ। y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z लिख लो। फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर लो किस फॉर्म में, इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। तो भाई 1 अपॉन z है तो 1/r प्लस, अब दोनों में से बड़ा कौन सा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू बड़ी है तो इसको आप लिख लो प्लस, j को कॉमन निकाल लो, अंदर लिख लो 1/10 माइनस 1/8। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब एक्सी माइनस एक्सएल, 1/XC 1/XL के फॉर्म में। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ से 1/z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/4 प्लस j, इनका कॉमन आ गया 40, 4 माइनस 8 5 40, 4 माइनस 5। तो ये हो गया आपके पास 1/4 प्लस j माइनस 1/40। तो ये डेटा आपका हो जाएगा 1/4 माइनस j अपॉन 40, j इंटू 1/40। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा आपके 1/z की वैल्यू 0.25 माइनस j 0, अच्छा ये ऊपर गया ना, सॉरी। हाँ ठीक है, ठीक है। तो माइनस j 0.025। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। नाउ द वैल्यू ऑफ z इज 1/0.25 माइनस j 0.025। इसको पूरे को ऊपर भेज दीजिए तो आपको ये z की वैल्यू दे देगा 4
माइनस माइनस नहीं प्लस हो जाएगा जे 0 पॉइंट, ये ऊपर जाएगा ना माइनस जे इनवर्स, तो 0.4 हो गया ओम्स। ये भी एक तरीका है, आप इनमें से किसी भी तरीके से सॉल्व करिए जो भी आपको ठीक लगता हो। ठीक है, बस इसमें साइन का ध्यान देना है और डेटा कैसे ऊपर लेकर के जाना है वो आप प्रॉपरली नोटिस करिएगा। ठीक है, तो ये इसके सॉल्यूशंस थे, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं जल्दी से कहाँ से आया हुआ है। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन जो है मशीन से पहले, आइडियल बैटरी हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 5000 mAh, 5000 मिली एम्पियर आर का की अगर कैपेसिटी की कोई बैटरी है जो 400 मिली एम्पियर उससे अगर हम सप्लाई लेते हैं तो ये बैटरी कितनी देर लास्ट करेगी। काफ़ी समय पहले मैंने आप लोग को बैटरी का टॉपिक जब बताया था, सी रेट वगैरह, ई रेट और ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, तो इसके अंदर ये भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बहुत आसान रहेगा इसको सॉल्व करना। देखिए टोटल कैपेसिटी 5000 मिली एम्पियर आर और हम इससे कितना ले रहे हैं 400 मिली एम्पियर। ठीक, तो कितनी देर तक ये लास्ट करेगी, कैंसिल आउट कर लीजिए। दिस इज 12, 4 1 4, 5 10, 4 2 8.5, 12.5 इज द आंसर। ठीक है, 12.5 आंसर है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन टिक करेंगे क्या? बिल्कुल मत कर दीजिएगा बी ऑप्शन टिक, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 12 घंटे और 50 मिनट नहीं होता है, 12.5 घंटे का मतलब होता है 12 आवर और 30 मिनट। हड़बड़ी में, एग्जाम में, प्रेशर में, कंफ्यूजन में ये हो सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी नहीं, ये राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। अभी छोटे छोटे से क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ कुछ बढ़िया से, इसको देखते चले जाते हैं। लिखा हुआ है डीसी मशीन में नंबर ऑफ पोल्स बीइंग इक्वल टू 4, पी की वैल्यू 4 दिया हुआ है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, इसमें से कौन सा पॉसिबल है? आपको किसके फॉर्म में दिया है? इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री के फॉर्म में कंपैरिजन दिया है। किसके किसके? इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री के फॉर्म में। फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको इसका, अगर फॉर्मूला क्लियर है तुरंत आंसर आएगा। देखिए थीटा इलेक्ट्रिकल इज गिवन एज पी बाई 2 टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल। खत्म होगी कहानी इस क्वेश्चन की। इतना अगर आपको ध्यान में है, आपसे क्वेश्चन बन गया, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। पी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 4/2 कर दिए, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल। आंसर इज देयर, इलेक्ट्रिकल डिग्रीज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मैकेनिकल डिग्रीज इन दिस पर्टिकुलर केस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना आपको। ठीक है, फॉर द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ आई एस व्हेन वी नॉट इज 40 वोल्ट इज। इस क्वेश्चन में मैं चाहूंगा कि आप कॉपी पेन सब छोड़ दीजिए, ऐसे देख के आंसर बताइए। आई एस की वैल्यू पूछा है जब वी नॉट की वैल्यू कितनी है? 40 वोल्ट है। भाई वी नॉट की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर 40 वोल्ट। कुछ नहीं करना आपको, बेसिक ओम्स लॉ से बनाना है। देखिए तुरंत बन जाएगा। मैं भी पेन रख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। करंट निकाल लेता हूँ यहाँ से, कितनी जा रही है? 8 5 40, 5 एम्पियर की करंट है। 5 × 12 दैट इज इक्वल टू 60 वोल्ट। तो 60 वोल्ट प्लस किधर आएगा वो सोच लीजिएगा अच्छे से। तो प्लस इधर आएगा, माइनस इधर आएगा। ठीक है, प्लस माइनस, डायरेक्शन बिल्कुल प्रॉपर है। 60 और 40 दोनों मिला के 100 वोल्ट। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक कितना वोल्टेज दिख गया? 100 वोल्ट दिख गया यहाँ से। ठीक, 100 वोल्ट अगर यहाँ है और यहाँ की करंट तो मेरे पास आई चुकी है ना, बस इसकी करंट निकालनी है। कितनी होगी? 25 एम्पियर। 100/4, 25 एम्पियर। इधर की करंट कितनी आ गई? 5 एम्पियर। 25 + 5 30 एम्पियर। खत्म हो गया क्वेश्चन। चलिए, तो सिंपली आप यहाँ पर बस इतना लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर 100 वोल्ट्स। कैसे 100 वोल्ट्स आ गया? क्योंकि यहाँ पर पहले 60 वोल्ट्स आया। कैसे 60 वोल्ट्स आ गया? क्योंकि यहाँ पर आपने पहले 5 एम्पियर की करंट फाइंड कर ली 40/5 करके। ठीक है, तो यहाँ से जाने वाली करंट आपको कितनी मिली? 5 एम्पियर। यहाँ से जाने वाली करंट कितनी मिली? 25 एम्पियर। दोनों को मिला के टोटल करंट इज 30 एम्पियर एंड दैट इज व्हाट योर आंसर इज। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए बैक टू बैक एकदम मस्त स्पीडली सॉल्व करते जाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ डिमांड फैक्टर एंड कनेक्टेड लोड, इकोनॉमी ऑफ पावर जनरेशन जो है उसके अंदर आप पढ़ते हैं ये सब टॉपिक्स के बारे में, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, इन सब चीज़ों के बारे में, और एकदम बड़ा ही सिंपल सा है। देखिए क्वेश्चन में बोलता है प्रोडक्ट ऑफ डिमांड फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ डिमांड फैक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ डिमांड फैक्टर एंड कनेक्टेड लोड इसका प्रोडक्ट पूछता है कि क्या होगा। ठीक, देखिए डिमांड फैक्टर जो है इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं? तो द डिमांड फैक्टर इज गिवन एज मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। ये जानते हैं हम लोग पहले से। और इसके साथ आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो? कनेक्टेड लोड को। यही है, इसके साथ आप कनेक्टेड लोड को मल्टीप्लाई करो। ऑब्वियसली ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास जो आंसर बचेगा दिस विल बी मैक्सिमम डिमांड।
यानी कि ऑप्शन बी जो है दिस इज योर राइट आंसर। इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, ग्रेटर देन 1 या स्मॉलर देन 1? ऑब्वियसली इसकी वैल्यू जो है कैसी होती है, सोच करके बताइए। ग्रेटर देन 1 होती है। अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो इन्हीं फैक्टर्स में से कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वैल्यू स्मॉलर देन 1 होती है? सोच के कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर से बताइएगा। क्या मैंने पूछा, एक बार क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने आपको बोला कि अगर इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होती है तो इसी सीरीज़ में, इसी इकोनॉमी ऑफ पावर जनरेशन में कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, ठीक है। और हिंट के लिए मैं आपको बोल दूं कि उसका नाम ऑप्शंस में से किसी एक का है, मतलब ऑप्शंस में दिया हुआ है आपको उसका नाम, ठीक है। बस सही ऑप्शन जो है वो ढूंढना है आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जो मैंने अभी बोला उसको थोड़ा सा उल्टा कर दीजिएगा बस। डिमांड फैक्टर जो मैंने आपको बोला ना कि बाई मिस्टेक मैंने आपको ये बोल दिया कि डिमांड फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं, डिमांड फैक्टर की वैल्यू जो होती है इट इज़ लेस देन, ठीक है, इट इज़ लेस देन 1। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन से फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। चलिए भाई, इसमें से कौन से फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है बता लेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ग्रेटर देन 1 किसकी वैल्यू आती है, ठीक है। थोड़ा सा बोलते बोलते मैंने ग्रेटर देन और स्मॉलर देन वाले में ध्यान नहीं दिया, आप नोटिस जरूर से करिएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू लेस देन 1 और आपको बताना है कि ग्रेटर देन 1 इसमें से किसकी होती है। चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आते हैं। Which among the following cables are generally suited for the voltages up to 11 kV? एकदम मस्त से डेटा बेस्ड वाला क्वेश्चन है, आराम से ध्यान रखिएगा इसको। 11 kV से ऊपर, सॉरी अप टू 11 kV तक का जो वोल्टेज है उसके लिए कौन सा केबल सूटेड है? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, बेल्टेड केबल। लिख लीजिए इसको, ये अप टू 11 kV तक सूटेड है। आजकल केबल्स के ऊपर खूब क्वेश्चन आ रहे हैं, खासतौर पर एसएससी तो काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है। स्क्रीन्ड केबल जो है ये कितने पोटेंशियल तक के लिए वैलिड है? दिस इज फॉर अप टू 33 kV। और प्रेशर केबल जो होता है, प्रेशर केबल इज अप्लाइड फॉर पोटेंशियल अबव 33 kV। 33 kV से ऊपर का जो भी वर्क करोगे आप उस पर ये जो प्रेशर केबल है उसका इस्तेमाल होता है। प्रेशर केबल भी दो टाइप का रहता है, एक होता है ऑयल फील्ड प्रेशर केबल और दूसरा होता है गैस फील्ड प्रेशर केबल, ठीक। इनको ध्यान में रखिएगा, आगे चल के जब सीरीज पढ़ेंगे हम लोग केबल्स वगैरह की तो ये सारा पॉइंट आपको मैं और क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो ये डेटा बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलो तीनों केबल के दर्शन कर लें जरा। देखिए ये आपके तीनों टाइप के केबल्स, बेल्टेड केबल्स, यहाँ पर ऐसे पेपर बेल्ट का जो सेक्शन रहता है वो आपको इसके अंदर दिख रहा होगा ब्लू कलर में, ठीक। स्क्रीन्ड केबल आपको इसके अंदर की स्क्रीनिंग सिस्टम दिख रही होगी। प्रेशर केबल इस तरीके से लॉक्ड रहता है अंदर, चाहे गैस प्रेशर केबल हो या ऑयल प्रेशर केबल हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं इनके। और अगला क्वेश्चन इसी के साथ आ चुका है, लिखा हुआ है व्हाट विल बी द पावर डिसिपेशन अक्रॉस अ सिलिकॉन डायोड कैरिंग अ करंट ऑफ 50 मिली एम्पियर। एक सिलिकॉन डायोड है, 50 मिली एम्पियर की करंट होल्ड कर रहा है, बोलिए उसकी पावर डिसिपेशन जो है वो कितनी होगी? पावर डिसिपेशन, पावर का फॉर्मूला वी आई। आई की वैल्यू दे रखा है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए सिलिकॉन डायोड बोला ना आपको, सिलिकॉन डायोड मतलब वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.7 और आई की वैल्यू आपको कितना दे रखा है? 50 मिली एम्पियर। तो 7 5 जा 35 मिली वॉट्स इज आवर राइट आंसर। सी ऑप्शन, बिना कोई संदेह के, बिना कोई टेंशन के आप सीधे सीधे आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चंस को तो ऐसे ही सॉल्व करना है आपको यार, एकदम क्विक सेकंड्स में सॉल्व करना है आपको। द सीरीज आरएल सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 किलो ओम्स एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 5 किलो ओम्स। अच्छा, दोनों 5 किलो ओम है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल ऑफ द इफेक्टिव इंपिडेंस? इंपिडेंस का मैग्नीट्यूड, इंपिडेंस का फेज एंगल, दोनों में से जो चाहिए फाइंड कर लो आप, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इंपिडेंस का अगर मुझे फेज एंगल फाइंड करना हो, चलो एक बार मैं कोशिश करता हूँ फेज एंगल से फाइंड करने का। वैसे ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि मैग्नीट्यूड फाइंड करिए, क्योंकि सारी की सारी मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू अलग अलग है। चलिए मैग्नीट्यूड ही फाइंड कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड अगर मैं फाइंड करूँ, z इज इक्वल्स टू √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू √25 प्लस 25, विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू √50। 7 7 जब 49 होता है तो 7.0, 7 7 जब फिर 49 होता है तो 9 के आसपास 7.07 ओम्स। ये आ गया मेरा आंसर। ओम्स नहीं, सॉरी किलो ओम्स में, सारा डेटा किलो में था ना,
तो ये आ गया आंसर। आंसर तो यहीं पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस वैल्यू का कोई रिपीटेशन है नहीं, तो इसलिए ए ऑप्शन में सीधे सीधे बोल सकता हूँ। लेकिन अगर एंगल भी फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, चलो ठीक है, एंगल भी फाइंड करते हैं। आपको इसका तरीका बताता हूँ कैसे फाइंड करेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू आर बाई जेड करने जाएंगे क्या, मत करिएगा, ये चीज़ टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू आर बाई जेड मत करने जाएगा, सीधे सीधे फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए करिए, tan इनवर्स बी बाई ए, ठीक है। शॉर्ट अप्रोच हमेशा बड़ा काम आता है ऐसे एग्जामिनेशन में। जैसे ही मैंने ये किया 1 दिखा और फाई की वैल्यू मुझे सीधे मिल गई 45 डिग्रीज। इजी तरीका, कॉस थीटा करने से तो बेटर है ना। कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड करने जाएंगे, आर ये दिखेगा, जेड 7 के फॉर्म में आपको दिखेगा, उससे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसका जब थीटा में कन्वर्ट करेंगे कॉस इनवर्स करके, तो आपको दिक्कत जाएगी सॉल्व करने में। बेटर है 10 के फॉर्म में कर दीजिए इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल लिखता है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर R3 विल बी मैक्सिमम। R3 रजिस्टर में जो पावर का डिसिपेशन हो रहा है किस सिचुएशन पर मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक। बोलता है कि जब R1 डबल हो जाएगा तब नहीं। व्हेन R4 इज शॉर्ट सर्किटेड, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। कोई भी एक रेजिस्टेंस को खत्म कर दो। आपको याद होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ने के समय भी हम लोग इसी फंडामेंटल की बात करते हैं कि अगर सपोज कर लीजिए मेरे पास यहाँ पे RTH है, यहाँ पर वेरिएबल लोड रजिस्टर है और यहाँ पर सोर्स है। मैक्स पीटी में बताया था मैंने वाली कंडीशन आपको। तो अगर मान लीजिए आपके पास ये लोड वेरिएबल ना हो करके सोर्स नेटवर्क का रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है, देन द बेस्ट पॉसिबल थिंग फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड शुड बी RTH शुड बी मिनिमाइज्ड एज मच एज पॉसिबल। जीरो बना सकते हो तो जीरो बना दो इसको, पूरा इसको जीरो बना के शॉर्ट कर दो, मैक्सिमम पावर जाने लग जाएगी, इवन 100% पावर जाने लग जाएगी। नॉर्मली मैक्स पीटीटी में आप पढ़ते हो ना कि 50% एफिशिएंसी होती है सोर्स की लोड तक पावर भेजने की, वो 100% में बदल जाएगी अगर आप इस सोर्स नेटवर्क रेजिस्टेंस को एलिमिनेट कर सको तो, ठीक है। एग्जैक्टली यही सिचुएशन यहाँ पर भी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस को एलिमिनेट कर दोगे उतना मैक्सिमम पावर आपको R3 पर मिलेगा। तो ओपन सर्किटेड व्हेन R1 इज ओपन सर्किटेड नहीं, R2 इज हाफ। हाफ भी अच्छा सिचुएशन है, हो सकता था, लेकिन उससे बेटर सिचुएशन दिया हुआ है यहाँ पर बी ऑप्शन में कि R4 को पूरा शॉर्ट सर्किट कर दो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले सवाल में कोई मीटर जो है वो घूम रहा है, चलिए देखते हैं। लिखा है व्हेन द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज इन मोशन देन द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज अपोज्ड बाय। ये देखिए ये कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसका ये पॉइंटर जो है ये मूव कर रहा है, एल्यूमिनियम बेस्ड पॉइंटर रहता है, मूव कर रहा होता है, बाहर के स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट ना हो, इसीलिए नॉर्मली हम लोग एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। वजन में कम रहता है और बाहरी मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड नहीं करता है उतने प्रॉपरली, तो ऐसे कुछ अच्छे इसके कंडीशन है। तो आपको बोलता है कि कोई इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, मोशन में है उसका पॉइंटर, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कौन अपोज करता है। देखिए एक आध फोटो लाया जाए। इस क्वेश्चन का वैसे राइट आंसर मैं आपको बता दूं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अपोज करता है कंट्रोलिंग टॉर्क। 3 ही तो टॉर्क होती है, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड डैम्पिंग, टोटल 3 चीजें होती है, 3 टॉर्क के फॉर्म में होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मतलब होता है कि जैसे ही आप जिस सप्लाई को मेजर करना है उससे जोड़े इस इंस्ट्रूमेंट को, तुरंत उसकी पॉइंटर स्केल में 0 से आगे की तरफ बढ़ने लग जाएगी। सेकंड वन इज द कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क का क्या फंडामेंटल होता है कि जब आपने रीडिंग ले लिया, मेजरमेंट कर लिया, आप उसको मेन सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया अपने मीटर को, तो उसकी पॉइंटर को वापस 0 पे आ जाना चाहिए। जैसे देखो ये 0 पे आ रहा है ना वापस, ये हो जाना चाहिए वहां पर। तो वो कौन लेकर के आएगा, तो उसके लिए होता है कंट्रोलिंग टॉर्क। तो अगर इसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर से मैं बोलूं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का डायरेक्शन ये है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क की डायरेक्शन जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट रहेगी। तो जब टाउ ऑफ डी बिकम्स इक्वल टू टाउ ऑफ सी, देन क्या कंडीशन हो जाती है, देन स्टैंड स्टिल की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। देन उस समय क्या हो जाता है, स्टैंड स्टिल कंडीशन। ओके ठीक है, तो मशीन अपना जो है वो स्टेशनरी हो जाता है, रुक जाता है अपने एक पॉइंट पर, ठीक। तो इस कंडीशन की बात कर रहा है। जरा स्प्रिंग कंट्रोल जो है उसके दर्शन करें। ये देखिए यहाँ पर आ गया, दिस इज आवर स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम, है ना। एक कांस्टेंट सेक्शन रहता है और ये स्प्रिंग की तरह ऐसे वाइंडेड रहता है इसके ऊपर। ये स्पिंडल सेक्शन जैसे ही घूमता है, स्पिंडल के घूमने से इसके साथ अटैच्ड, ये देखिए ऐसा कुछ सिस्टम रहता है। तो ये स्पिंडल के घूमने से ये पॉइंटर भी इसके ऊपर की ऐसे साथ में घूमती है, ठीक है। तो ये स्पिंडल जैसे ही घूमता है, ये पॉइंटर इसके साथ आगे घूमती है। स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये स्प्रिंग किस मटेरियल का होता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल का होता है। मटेरियल का नाम याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी एग्जामिनेशन में, कौन सा मटेरियल है, फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल। फॉस्फर ब्रॉन्ज का अलॉय जो रहता है उसी से स्प्रिंग बनाया जाता है, क्योंकि ताकि इसका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो होता है ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर पॉसिबिलिटी रहती है। कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग की जरूरत अलग कंडीशन में पड़ती है। टाउ ऑफ डी इक्वल्स टू टाउ ऑफ सी जब हो जाता है, ऑसिलेशन जो होते हैं उसको हटाने के लिए या कम करने के लिए
ताकि हमारा प्रिसीजन ज़्यादा रहे, एक्यूरेसी अच्छी मिल सके, उसके लिए डैम्पिंग करते हैं। तब फिर वहाँ आप पढ़ते हो एयर फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, एडी करंट, वो सब अलग है। कंट्रोलिंग करने के लिए आप स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल यूज़ करते हो। ग्रेविटी कंट्रोल प्रैक्टिकली सही होता नहीं है, उतना ज़्यादा फिजिबल है नहीं, प्लस उसको अलग अलग पोजीशंस पे नहीं यूज़ कर सकते हो। स्प्रिंग को आप किसी भी पोजीशन पर यूज़ कर सकते हो, यही सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड रहता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बीआरसी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आईएसआरओ एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जरूर से बना करके चलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इस सवाल में देखें जरा कैसे सॉल्व करना है। द वैल्यू ऑफ V1 इन द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो इज हाउ मच। द वैल्यू ऑफ V1 इन द सर्किट शोन बिलो इज हाउ मच। यहां से आपको इस V1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बड़ा सा नेटवर्क है, आप बोलेंगे सर आधे घंटे लग जाएंगे इस क्वेश्चन को बनाने में, वैसे ही डिपेंडेंट सोर्स वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। डिपेंडेंट सोर्स से तो वैसे ही टेंशन हो जाता है, अब कोई टेंशन नहीं होगा। डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन भी आपसे एकदम ईजी वे में बनने वाला है, ठीक। ध्यान से देखते जाइएगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, उसके बाद भले एक बार आप खुद से बना करके देखिएगा। तो मैं यहाँ से सबसे पहले सिचुएशन देख लेता हूँ। मुझे 3 मैश चाहिए, I1, I2, I3, ठीक है। मैश करंट I1 है, दिस इज माय मैश करंट I2 एंड दिस इज माय मैश करंट I3। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिया तो एंटी क्लॉकवाइज इसे। चलिए पहले तो मैं तीनों मैश करंट्स का नाम लिख लेता हूँ, देखते हैं तीनों को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए I1 की वैल्यू जो है मेरे पास 2 एम्पियर दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक। I2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, I2 इज V1 लिख दिया मैंने। I3 को क्या लिख सकते हैं, I3 इज इक्वल्स टू जो भी यहाँ का वोल्टेज होगा V1 डिवाइडेड बाई 3, I इज इक्वल्स टू V1 बाई 3, या फिर मैं बोल सकता हूं कि V1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ I3। ये मेरे पास कुछ रिलेशंस आ गए, इनमें से जिस भी फॉर्म में लिखना चाहूं मैं लिख सकता हूं, ठीक है। I3 के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया कि भाई I3 करंट इस ब्रांच से उतनी होगी कि V1 बाई 3 कर दूंगा तो यहाँ से फ्लो होने वाली करंट जो मिलेगी दैट शुड बी I3, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से इस मैश के अंदर, इस पर्टिकुलर ऊपर की मैश में, थर्ड वाली मैश में KVL अप्लाई करते हैं। नॉर्मल KVL से बनाएंगे ना, KVL हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बट आज इस क्वेश्चन में KVL ही लगाते हैं। चलिए चलिए भाई इस क्वेश्चन में जरा KVL अप्लाई कर देते हैं। चलो तो बाय यूजिंग KVL देखिएगा मैश इक्वेशन क्या लिखने जा रहा हूं मैं यहाँ से। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 3 टाइम्स या -3 टाइम्स ऑफ I3 -5 टाइम्स ऑफ I3 माइनस I2 -2 टाइम्स ऑफ I3 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्शन जो है I3 और I2 का एक ही है जब 5 ओम के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ अगर माइनस साइन लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। ये पॉइंट नोटिस करने वाला है, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। तो अब ध्यान दीजिएगा, देखिए I3 I2 दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है ना, तो इसको आप माइनस मत लिखिएगा, इसको जरूर से प्लस लिख दीजिएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्शन वैसा लिया। आप अगर उल्टा डायरेक्शन ले रहे हैं तो इट इज़ ओके। चलिए ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। देखिए I1 का टर्म कितना है, 2I1, 2 टाइम्स ऑफ I1, ठीक। I2 का टर्म कितना है, -5 I2, और बाकी जितना रह गया सब I3 है। 3 और 5 8 9 10 -10 I3 इज इक्वल्स टू 0, इतना आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद। अब देखते हैं किसको किसको किससे रिप्लेस कर सकता हूं मैं। देखिए मैं I3 को क्या लिख सकता हूँ, V1 बाई 3, ठीक है। I3 को मैं V1 बाई 3 लिख सकता हूँ, I2 को मैं सीधे V1 ही लिख सकता हूँ, और I1 तो मेरे पास 2 है, तो 2 2 हो गया 4 टाइम्स, -5 टाइम्स ऑफ V1 -10 टाइम्स ऑफ V1 बाई 3 इज इक्वल्स टू 0। देखते जाइएगा ध्यान से, कोई भी ऐसा पॉइंट ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में, ग्रुप में, जहाँ चाहिए आप मुझसे ये डाउट्स पूछ सकते हैं इसमें कि सर ये वाला पॉइंट फिर से बताइए करके, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, आपको एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैंने ये I1 I2 I3 को V1 के टर्म में पहले ही एक्सप्रेस करके रखा हुआ है, अब बस इक्वेशन के अंदर मैंने लिख दिया। तो I3 इज इक्वल्स टू V1 बाई 3 मुझे लिखना था, I3 इज इक्वल्स टू V1 बाई 3 मैंने लिख दिया। अब 3 से जरा सबका मल्टीपल बना देता हूँ, 3 4 12 -15 टाइम्स ऑफ V1 -10 टाइम्स ऑफ V1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया मेरे पास, 12 को उधर भेज दिया मैंने, ये हो गया -25 V1 इज इक्वल्स टू -12 V1 इज इक्वल्स टू 12 बाई 25 वोल्ट्स।
अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो और सिंप्लीफाई कर देंगे, 1/2 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा। वैसे 12/25 ही दिया हुआ है मुझे आंसर। सोल्यूशन देख लीजिए, ये रहा आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन। पूरा पॉइंट अच्छे से एक बार रिवाइज करके देखिए, बहुत सिंपल तरीके से इसको बनाया मैंने। 4v1 पे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अननेसेसरी उस ब्रांच में जाके या इसके अगल बगल के मैश की इक्वेशन बना के कोई फ़ायदा नहीं होगा, फालतू में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। आप सबसे आसान वाला मैश ढूंढिएगा सर्किट में जहाँ कोई ऐसा डिपेंडेंट सोर्स ना हो, और यहीं पर v1 भी है जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, तो यही मैश यूज़ करना सबसे बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, बन जाएगा आपसे ये क्वेश्चन। चलिए भाई, अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। एक क्वेश्चन रैंडमली मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, चलिए देखते हैं कौन सा आज रैंडम क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। तो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फॉर द गिवन डायग्राम शोन बिलो कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर Vt एट t इज इक्वल टू 160 माइक्रोसेकंड, 160 माइक्रोसेकंड्स पर, टाइम इंस्टेंट 160 माइक्रोसेकंड पर बताइए कि कैपेसिटर की वोल्टेज जो है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो कितनी होगी। ठीक है, चलिए बढ़िया, गुड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन हमको रेडी रखना है भाई इन एग्जामिनेशंस के लिए। अभी फिलहाल सिचुएशन देखिए, चलो इन दोनों पॉइंट्स का मैं नाम दे देता हूँ, लेट इट बी पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। देखिए लिखा हुआ है t इक्वल टू 0, ये स्विच ए पर चला जाएगा। ठीक है, और जैसे ही स्विच ए पर चला जाएगा सोर्स हट जाएगा यहाँ से, हमारे नेटवर्क में सिर्फ RC बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, लेकिन एट t इक्वल टू 0 माइनस, एट t इज इक्वल टू 0 माइनस इस टाइम पर क्या हो रहा है, तो ये इस पोर्शन से कनेक्टेड है, स्टेडी स्टेट कंडीशन पर है, मतलब कि आपका कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 80 ओम्स, ये पॉइंट पर अभी स्विच जुड़ा हुआ है, ये कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पर है देखिए 70 ओम और इस तरफ 50 वोल्ट। तो बोलिए अभी मुझे इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना दिखाई देगा, सीधे सीधे 50 वोल्ट दिखाई देगा। ये मेरे कैपेसिटर की वोल्टेज है t इक्वल टू 0 माइनस पर। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन पर जब ये बी स्विच, जब स्विच जो है बी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो उस समय कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल 50 वोल्ट है। और कैपेसिटर के बारे में एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कैपेसिटर सडन चेंज इन पोटेंशियल को अपोज करेगा। तो जब मेरा स्विच ए पॉइंट पर कनेक्ट होगा उस समय पोटेंशियल 50 को यह मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एट t इक्वल टू 0 यहां पर क्या होगा, अब स्विच यहां कनेक्ट हो जाएगा, तो आपका सिस्टम जो है इट विल बिकम अ सोर्स फ्री सिस्टम। अब सोर्स नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक, अब जब सोर्स ही नहीं रहेगा और इस पॉइंट पे देखिए सिर्फ RC सर्किट है, तो टाउ निकल सकता है क्या, टाउ इज इक्वल टू RC, दैट इज इक्वल टू R की वैल्यू है 80 और C की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैरेड माइनस 6, 2 8 16, 160 माइक्रोफैरेड लिख के छोड़ देता हूं मैं इसको। दिस विल बी 160 माइक्रोफैरेड, किसकी वैल्यू, टाउ की वैल्यू, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, क्यों निकाला मैंने, क्योंकि अब मुझे VC की वैल्यू चाहिए यहाँ से। नाउ आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ VC, दैट इज गिवन एज V0 e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ, बेसिक फॉर्मूला। चलिए ठीक है, सारा डेटा अपने पास है क्या, देखिए V0 की वैल्यू कैपेसिटर कितना मेंटेन कर रहा है 50, लिख दीजिए 50 इंटू ई टू द पावर माइनस टी मतलब देखिए t आपको गिवन है माइनस 160 माइक्रोसेकंड डिवाइडेड बाय टाउ, देखिए टाउ आपने निकाल लिया 160 माइक्रोसेकंड, सेम है, क्या कोइंसिडेंस है, डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, दिस विल बिकम 50 इंटू ई टू द पावर माइनस 1। अच्छा, ई का पावर माइनस 1 की वैल्यू कितनी होती है 0.368, 0.368, तो आई विल से VC is equals to 50 into 0.368, 5 8s are 40, 0 4, 5 6 are 30, 34, 4 3, 5 3s are 15, 16 17 18, 1 2 3 1 2 3 और एक 0 और लगा, ओके 50 था ना ये, 1 2 3, तो ये आ गया 18.400 वोल्ट। फाइनल आंसर बन गया सभी से क्या, देखिए बी ऑप्शन पे आ गया आंसर आपका, आराम से बनेगा, आप बस मस्त से सॉल्व करते जाइए इन क्वेश्चंस को। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कंसीडर अ पैरेलल RC नेटवर्क हैविंग एन इंडक्टेंस ऑफ 10 मिली हेनरी एंड अ कैपेसिटेंस ऑफ 100 माइक्रोफैरेड, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट वुड लीड टू अ क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स। क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स कंट्रोल में आप जीटा के फॉर्म में इसको लिखते हो, दैट इज इक्वल टू 1, वही कंडीशन आपको बोला है यहाँ पे, बट मैं उस कंसेप्ट से बताऊंगा ही नहीं आपको, ये क्वेश्चन मैं आपको नेटवर्क के कंसेप्ट से बताने जा रहा हूँ, एकदम ईजी लगेगा, ध्यान से देखते जाइएगा। क्रिटिकली डैम्प्ड सर्किट मतलब जीटा की वैल्यू जो है दिस शुड बी इक्वल टू 1। अच्छा, इसको इक्वल टू 1 अगर रखना है तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ अल्फा इज इक्वल्स टू
ओमेगा नॉट, मैं इससे सॉल्व ही नहीं करवा रहा हूँ आपको, मैं आपको सीधे अल्फा इक्वल टू ओमेगा नॉट से सॉल्व करवाऊंगा। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है, बहुत इजीली बनेगा। आपको क्या दिया हुआ है, इंडक्टेंस, आरसी सर्किट हैविंग इंडक्टेंस, एल की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, ठीक, आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर देखिए आरएलसी सर्किट है, ओमेगा नॉट मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, और अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर सी। इक्वेट कर दीजिए दोनों को, आर की वैल्यू जरा बताइए। आर को मैं उधर भेज दूं, एल सी को इस तरफ भेज देता हूं, तो वी विल गेट आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ सी अंडर रूट एल सी। स्क्वायर अगर मैं कर दूं और ऊपर और नीचे कैंसिल आउट कर दूं, तो वी विल गेट आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट स्क्वायर, ये बन जाएगा एल डिवाइडेड बाय स्क्वायर, से एक कैंसिल आउट हुआ तो सी बच जाएगा। ये मेरे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया आर का, ठीक। चलिए अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 1/2 अंडर रूट एल की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, और सी की वैल्यू कितनी गिवन है 100 10 रेज़ टू द पावर -6, ऊपर 3 का पावर बचा, ठीक है। तो दिस विल बिकम 10 पहले से था और 3 का प्लस में पावर और आ गया, 1 2 3 डिवाइडेड बाई नीचे कितना है 100, 2 0 2 0 कट गया, अंदर बचा 100। वी विल गेट 1 अपॉन 2 अंडर रूट 100, दैट मीन्स 1/2 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 5 ohms। फाइनल आंसर, सीधे सीधे कैलकुलेशन बेस्ड है यार, कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, एकदम एक्यूरेट एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा अगर आप सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो बनेगा आप सभी से क्वेश्चन, श्योर 100% बनने वाला है आपसे। चलिए अगला सवाल फिर मस्त आया हुआ है। ये सवाल आप लोगों के लिए मैं सोच के रखा था कि इसको एज अ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, बट मैं इसको पूरी तरह से होमवर्क के लिए नहीं छोड़ूंगा, थोड़ा सा आपको इसका बेसिक जो है, थोड़ा सा अंदाजा जो है वो मैं जरूर बता देता हूं। लिखा हुआ इन द सर्किट शोन बिलो द स्टेडी स्टेट वाज रीच्ड व्हेन द स्विच एस वाज ओपनड, द स्विच वाज क्लोज्ड एट t equals to 0, इनिशियल वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द कैपेसिटर 2C इज हाउ मच। यहां पर है आपका कैपेसिटर 2C, इससे पूछा है इनिशियल करंट की वैल्यू जो है वो कितनी है, इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट थ्रू दिस कैपेसिटर। अप्रोच लाइन में आपको बताता हूं, सॉल्व करके आंसर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसका अप्रोच लाइन सुन लीजिए ध्यान से। देखिए इनिशियल कंडीशन आपको दिया हुआ है, एट अगेन सेम कंडीशन है, एट t equals to 0 माइनस की मैं बात करता हूं। इस समय पर क्या हो गया, अब अपना फिर से अगेन स्टेडी स्टेट ट्रांजिएंट कंडीशन जो है, एसएस कंडीशन जो है वो अटेन होती है। ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और ये दोनों के दोनों ओपन सर्किट की तरह बिहेव करते हैं। आपकी सर्किट कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको, यहाँ 2 दिखेगा, यहाँ पर देखिए 4 दिखेगा, ये शॉर्टेड हो गया, स्विच को छोड़ दीजिए, यहाँ पर ओपन सर्किट ऑफ 2C, ओपन सर्किट ऑफ C, और यहाँ 18 वोल्ट का सप्लाई लाइन, ऐसी कंडीशन दिखाई देगी। आपको करना ये है कि आपको यहाँ का वोल्टेज फाइंड करना है इस कंडीशन में। फिर उसके बाद हमको पता है कि जब स्विच ऑन करेंगे कैपेसिटर अपनी वोल्टेज को रिटेन कर लेगा, मतलब होल्ड करके रखा रहेगा, बदलने नहीं देगा, ठीक। तो यहाँ की वोल्टेज जो है वोल्टेज जो है इसका नाम V1 रख लीजिए, चलिए अननोन वोल्टेज V1 कैसे फाइंड होगा, तो भाई VDR लगा लीजिए सीधे बाय वोल्टेज डिवीजन रूल। तो वी विल से 18 2 और 4 है ना, तो 18 इंटू 4 अपॉन 2 + 4, यही होगा वोल्टेज V1। भाई 4 के अक्रॉस का वोल्टेज टोटल वोल्टेज देगा आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18/6, 6 3 18, 3 4 12। V1 की वैल्यू कितनी 12 वोल्ट, V1 की वैल्यू कितनी 12 वोल्ट। तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट मिल गया। अच्छा अगर यहाँ पर 12 वोल्ट है तो कैपेसिटर 2C का वोल्टेज कितना होगा बताइए, तो आप फिर से लिखेंगे 12 इंटू 2C अपॉन 2C प्लस C, दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 2C अपॉन 3C। क्या ये होगा क्या, ठीक है। अगर यहाँ 8 वोल्ट है तो यहाँ पर 4 वोल्ट वोल्टेज मिल गया आपको यहाँ की कंडीशन पर। अब इसके बाद आप करिए कि जब स्विच क्लोज हो रहा है एट t equals to 0, उस कंडीशन के लिए आप सॉल्व करिए। अब जब स्विच क्लोज हो गया यहाँ से, अब देखिए यहाँ पर 8 वोल्ट है तो इधर भी 8 वोल्ट होगा। करंट फाइंड कर लीजिए आप यहाँ से, बहुत सिंपली आप यहाँ से करंट फाइंड कर सकते हैं इस पूरे पोर्शन की। अगर यहाँ 8 वोल्ट का पोटेंशियल है यहाँ से यहाँ तक, अगर है, आप कैलकुलेट करके देखिएगा कितना है, मैं रफली जस्ट बता रहा हूँ आपको। तो अगर 8 वोल्ट का पोटेंशियल है तो यहाँ की करंट कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर आ जाएगी, आएगी ना, ठीक है। इस तरफ की करंट जो है वो कितनी आएगी, अच्छा यहाँ का वोल्टेज तो 12 वोल्ट है, तो इधर की करंट ही तो पूछा है आपको कि कितनी करंट जाएगी, इनिशियल वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द कैपेसिटर 2C। तो ये निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आई टोटल फाइंड कर लेता हूँ। और आई टोटल कैसे फाइंड करूंगा यहाँ से, भाई आई टोटल फाइंड करने के लिए मैं थोड़ा सा KCL की मदद ले लूंगा। कैसे,
मैं लिखूंगा यहाँ पे 18 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, इसी से आ जाएगा आई टोटल। 18 माइनस यहाँ का वोल्टेज डिवाइड बाई 2 आ जाएगा आई टोटल। तो दिस विल बी 6/2 दैट इज इक्वल टू 3 एम्पियर। मुझे लगता है पूरा ही सॉल्व हो गया क्या? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके आगे अब मैं रुक जाता हूँ, नहीं तो सच में ये क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग आंसर बताइएगा। अभी भी एक आखिरी स्टेप बचा हुआ था इसमें, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? आप लोगों ने कुछ नहीं देखा इस सोल्यूशन को, और अच्छे से एक बार खुद से बना करके देखिएगा। और अगले आने वाले क्वेश्चन सेशन पर ये सवाल पहला क्वेश्चन रहेगा जिसको मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक? चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, सोर्स Vs is equals to 200 cos omega t delivers power to the load at power factor of 0.8 lagging, the reactive power 300 VAR दिया हुआ है, द एक्टिव पावर इज गिवन बाय। एक्टिव पावर को कैसे निकालेंगे, ठीक? स्टैंडर्ड तरीका बताता हूँ, शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, दोनों ध्यान से। आपको पूछा एक्टिव पावर इज इक्वल्स टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, पूछा है यही चीज। दिया क्या है? रिएक्टिव पावर दिया है, कितना दिया है? 300 VAR, इतना ही दिया रिएक्टिव पावर। और कुछ दिया है क्या? लोड का पावर फैक्टर दिया है, मतलब कॉस फाई की वैल्यू दिया हुआ है 0.8। कितना दिया हुआ है? कॉस फाई 0.8 लैगिंग, इतना डेटा दिया हुआ है। नॉर्मल अप्रोच ये होता है, मतलब साधारण तरीके से अगर मैं अप्रोच करता तो मैं ये बोलता कि एक काम करिए, देखिए VRMS तो आपको दे ही रखा है यहाँ से 200/√2। भाई देखिए VRMS तो आप जानते ही हैं ना कि VRMS यहाँ से हो जाएगा 200/√2। कॉस पाई भी दिया है, मिसिंग है तो क्या है? IRMS मिसिंग है। IRMS फाइंड कर लीजिए। अब IRMS फाइंड कैसे होगा? तो IRMS करने के लिए आपको चाहिए Q इज इक्वल्स टू VRMS इंटू IRMS इंटू साइन फाई। V और साइन फाई की वैल्यू अगर आपको पता चल गई तो IRMS यहीं से निकाल लेंगे आप, ठीक? साइन फाई निकालिए उसके लिए सबसे पहले तो। अब साइन फाई कैसे निकालेंगे? तो फाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0.8 करेंगे। हो सकता है एग्जामिनेशन में, वैसे तो इतनी बार आप सॉल्व कर चुके होंगे ये 0.8, 0.6, 0.5 ऐसे वाले डेटा को इतनी बार सॉल्व कर चुके हैं कि आपको कॉस का एंगल पता होगा, याद होगा। लेकिन क्या होगा अगर आपको ये याद ही नहीं है पेपर में? तो आसान तरीके से बताता हूं आपको साइन फाई कैसे निकालेंगे। देखिए आप सीधे सीधे लिखिए, साइन थीटा इज इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखना है आपको? लिखना है साइन थीटा इज इक्वल्स टू, भाई साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म का ही तो फॉर्मूला है ये, मैंने स्क्वायर हटा के सीधे रूट मार दिया यहाँ पर। अब आप लिखिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 0.8 का स्क्वायर। अब भाई 0.8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 8 64, 1 माइनस 0.64। अच्छा, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू √। देखिए 1 माइनस 0.64 करूंगा तो क्या बचेगा? 0.36 बचेगा ना, 0.36, 36 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा? साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0.6। आगे साइन थीटा की वैल्यू इतने इजी वे में यार, एकदम डायरेक्ट आ रही है वैल्यू। ये तरीका अप्लाई करिए, मत कॉस इनवर्स के चक्कर में पड़िएगा। अगर भूल गए डेटा तो गड़बड़ हो जाएगा वहां पर, ठीक है? डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं ना आप तो इसको सीधे सीधे इस फॉर्मूले से सॉल्व करिए, आपको आसान पड़ेगा। कभी भी जरूरी नहीं है इसी क्वेश्चन में, कई और क्वेश्चंस में भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, यूज करिएगा इसको, ठीक है? साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब बोलिए बन जाएगा ये वाला सवाल। साइन थीटा में आप पुट करिए, आप लिखेंगे I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई VRMS। भाई VRMS कितना है? VRMS है 200/√2। चलो इसको VRMS ही छोड़ देता हूं, इंटू 0.6 इंटू साइन थीटा, ठीक है ना? ऐसे ही करंट निकलता इसके इक्वेशन से, ये वाले इक्वेशन से निकाल रहा हूं मैं IRMS, Q डिवाइड बाई VRMS इंटू साइन थीटा, यही लिखा है मैंने यहाँ पर। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, सॉल्व करने में मत पड़िएगा, मैं इसको कैंसिल आउट करवा दूंगा आगे चल के, ठीक? चलिए देखते हैं। अब आगे चल के आप पावर के इक्वेशन में जब वैल्यू लिखेंगे तो यू विल राइट P इज इक्वल्स टू 200/√2। इसी को VRMS बोल रहा हूं मैं, इसको VRMS ही रहने दीजिए, मत पुट करिए वैल्यू, लेट इट बी VRMS। अब देखिए IRMS के लिए आप यही लिखेंगे, इंटू 300 अपॉन VRMS 0.6 इंटू कॉस थीटा, ये इक्वेशन है। देखिए VRMS कट गया दोनों साइड से, आपके पास बचा 300 मल्टीप्लाइड विथ 0.8 अपॉन 0.6, 6 1 6 7 8 20, 6 3 18। हाँ, तो ये बचेगा आपके पास 300 इंटू 1.333 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपको डेटा दे देगा 300 और 0.33, तो 399.99 का डेटा देगा आपको। एग्जैक्ट डेटा है, आपको बता रहा हूँ। भले ऑप्शन में एग्जैक्ट आंसर नहीं दिख रहा है,
लेकिन असलियत में आपका आंसर यही आएगा, 400 नहीं आएगा, आपका आंसर 399.999 आ रहा होगा। ठीक है, जिससे कि राउंड ऑफ करके आप इसको 400 वॉट बोल सकते हो। एकदम डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट सोल्यूशन। ठीक, ये सब टेक्निक्स का आपको इस्तेमाल करना है एग्जामिनेशन में यार, और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को अपने आप से बनाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। UWT की एंट्री हो चुकी है यहाँ पे, चलिए जल्दी से इसको बनाते हैं। UWT क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है ये देखिए, यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ के हिसाब से आपको पूछता है कि टाउ एल इज द लोड टॉर्क, थीटा इज द टेम्परेचर राइज, टी इज द टाइम, इसमें से कौन सा मोटर ड्यूटी साइकिल इस गिवन ग्राफ को फॉलो कर रहा है। बिल्कुल सिंपल है। देखिए अगर ऑन टाइम आ रहा है, अगर आपकी ग्राफ के अंदर ऑन टाइम दिखाई दे रहा है और उसके बाद ऑफ टाइम आ रहा है, ऑफ टाइम के बाद फिर से ऑन टाइम आ रहा है, तो इंटरमिटेंटली चल रहा है, ये इंटरमिटेंट ड्यूटी साइकिल है ये। ठीक है, इंटरमिटेंट है, किसी भी टाइप से ज़्यादा लोड टॉर्क डिमांड नहीं कर रहा है शुरुआत में, एक कांस्टेंट लोड टॉर्क पर वैल्यू चले। देखिए टाउ एल की ये जो वैल्यू है दिस इज फिक्स्ड। अगर शुरू में ये राइज होती और फिर आगे चल के फॉल होके कम पे चलती तो मैं मानता कि स्टार्टिंग के साथ यूज़ कर रहा है, बट अभी ऐसा कोई सीन नहीं है, इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी का सिस्टम है। देखिए कंटिन्यूस क्यों नहीं होगा, इसको पहचानने का छोटा सा टेक्निक ये है कि अगर ऑफ टाइम आया तो कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता है। इफ देयर इज अ ऑफ टाइम इन योर ग्राफ देन देयर इट कैन नेवर बी द कंटिन्यूस ड्यूटी साइकिल लोड। ठीक है, तो सी ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी विद स्टार्टिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि टाउ एल की वैल्यू फिक्स थी यहाँ पे, ये भी नहीं होगा। और शॉर्ट टाइम ड्यूटी साइकिल को कैसे पहचानोगे भाई, सिंपल सी बात है, इसमें ऑफ टाइम के बाद ऑन टाइम बहुत देर के बाद आता है, तुरंत तुरंत नहीं आता है, इंटरमिटेंटली नहीं आता है ये भी नहीं। इजी क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिए जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है फॉर द गिवन कर्व if alpha is acceleration in kmph/s and beta is the retardation in kmph/s, तो एक सेकंड रुकिए, जरा इसको मैं फटाफट से प्लग इन कर दूं। इसकी बैटरी जो है वो थोड़ी सी लो हो रखी है। ठीक है भाई, चलिए तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, ये पूरा लाइव क्लास की तरह ही चल रहे हैं हम लोग। फॉर द गिवन कर्व इफ अल्फा इज द एक्सेलरेशन इन kmph/s एंड बीटा इज द रिटार्डेशन इन kmph/s। अभी भी बैटरी लो चल रही है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो बीटा जो है उसका एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए बड़ा ही सिंपल है, एकदम डायरेक्टली हम लोग बीटा का एक्सप्रेशन जो है वो लिखने जा रहे हैं यहाँ से। देखिए अल्फा जो है आपको एक्सेलरेशन का जो सेक्शन है वो यहाँ पर दिख रहा है, एक्सेलरेशन का जो पॉइंट है आपको इस रीजन पर दिखाई दे रहा है। ठीक, और रिटार्डेशन आपको ये बी से सी वाले पोर्शन पर दिखाई दे रहा होगा। तो अगर ऐसा है तो आप देखिए यहाँ पर अल्फा का एक्सप्रेशन कैसे होगा, आप लिखेंगे अल्फा इज इक्वल्स टू टोटल, आपको यहाँ से यहाँ तक की जो ग्राफ है उसका पीक कितना मिल रहा है स्पीड के फॉर्म में, मैक्सिमम, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। एक्सेलरेशन का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, t1। ठीक, वैसी बीटा जो है इसका क्या कंडीशन है, रिटार्डेशन में आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो सेक्शन है वो बेसिक रिटार्डेशन का दिखा रहा है आपको। तो ये जो रिटार्डेशन है दिस इज गिवन एज पीक एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड। ठीक, तो डिवाइडेड बाय t3। तो यहाँ से मुझे लगता है आंसर तो आपको यहीं से मिल जाएगा। हम लोग अल्टीमेटली t1 प्लस t2 प्लस t3 तीनों के फॉर्म में यहाँ पर लिखते हैं एक्सप्रेशन, तो और t फाइनल भी इससे निकालते हैं। बट उतना कुछ की जरूरत नहीं, आपको केवल बीटा पूछा है ना, सिर्फ बीटा पूछा है, इसी को बताइए। दैट इज गिवन एज vm/t3 आंसर है। अल्फा पूछा होता तो vm/t1 मेरा आंसर हो जाता। ठीक, डायरेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइटिंग स्कीम इज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइटिंग स्कीम इज शोन इन द फिगर। अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक बार इसको दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए ये ऐसा है, तो अगर ये लाइट का सोर्स है तो मुझे दिख रहा है इसके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऊपर की तरफ जा रहा है और कुछ स्मॉल पोर्शन जो है वो नीचे की तरफ डायरेक्टली आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है ये इनडायरेक्ट है, ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द लाइट। अच्छा, और रिमेनिंग जो है वो डायरेक्ट फॉर्म में आ रहा है।
60% से ज़्यादा का लाइट जो है वो छत पर जा रहा है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के रूम में ट्रैवल कर रहा है, और रिमेनिंग लाइट जो है वो डायरेक्टली आ रहा है। तो ज़्यादा मेजॉरिटी में पोर्शन किसका है? इनडायरेक्ट का। लेकिन पूरी तरह से इनडायरेक्ट लाइटिंग नहीं है, सेमी इनडायरेक्ट है ये। ठीक है, दिस लाइटिंग स्कीम इज सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। ठीक, सेमी डायरेक्ट होता तो क्या होता, ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ होता, मतलब मेजॉरिटी में लाइट डायरेक्टली फॉल हो रही होती और कुछ अमाउंट की लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन के फॉर्म में आ रही होती। ठीक, क्लियर ये चीज़ हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी। अगला सवाल लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्स इज शोन इन द फिगर। यहाँ पर फिगर है, इस पर ये आपका मोटर है, इसकी मेन शाफ्ट है, ये यहाँ से कनेक्टेड ऐसे चीज़ों से, मशीन है यहाँ पर, इसका बेल्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ये मशीन है इसके बेल्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ये मशीन है इसके बेल्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से एक मोटर यहाँ पर जुड़ा हुआ है। कौन से ड्राइव सिस्टम का ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा है? ठीक है, किस ड्राइव सिस्टम का ये एग्जाम्पल है? चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इट इज़ अ ग्रुप ड्राइव सिस्टम। इट इज़ अ ग्रुप ड्राइव सिस्टम। ग्रुप ड्राइव मतलब क्या हो गया? नहीं, ऐसा वाला ग्रुप ड्राइव नहीं कि पूरा ग्रुप जो है कार में घूमने निकल गया, ये वाला ग्रुप ड्राइव नहीं। ठीक है, दिस इज़ अ रॉन्ग फोटो, इसको हटा देते हैं। ये वाला ग्रुप ड्राइव करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये, हाँ जी, अभी आया सही फोटो। ठीक है, वो वाली ग्रुप ड्राइव तो डेंजरस है, ये ग्रुप ड्राइव ठीक है। तो दिस इज अ ग्रुप ड्राइव सिस्टम जहां पर एक ही मोटर शाफ्ट जो है वो मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड्स को ड्राइव करता है, अलग अलग टाइप के लोड्स को चलाता है। ठीक है, इसी का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं लाइन शाफ्ट ड्राइव। तो ये आपका मोटर सिस्टम अलग अलग मशीन, मशीन नंबर 1, 2, 3 और ऐसे मल्टीपल मशीनों को ये ऑपरेट कर रहा है। जब भी आईसी इंजन वाले इंडस्ट्रीज से हमको स्विच ओवर करना होता है तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंडस्ट्रीज, तो पहले यही प्रीफर किया जाता है कि ग्रुप ड्राइव सिस्टम से पहले स्विच कर लो, खर्चा कम आएगा, इसमें कॉस्ट इफेक्टिव बहुत रहता है, एफिशिएंसी वाइज बहुत खास तो नहीं रहती है बट फिर भी ठीक है, कंपैरिजन में अच्छा रहता है ना। एनर्जी की सेविंग काफ़ी होती है इसके अंदर। बस रिस्क ये रहता है कि अगर ये मोटर फेल हुआ तो ये सारे के सारे ऑपरेशन जो इससे एसोसिएटेड है सब रुक जाएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ द अर्थ रेजिस्टेंस फॉर एनी अर्थिंग वायरिंग सिस्टम इज नॉट रिकमेंडेड टू बी मोर देन। अर्थ रेजिस्टेंस जो है किसी भी अर्थिंग वायरिंग सिस्टम का रिकमेंडेड नहीं है कि किस वैल्यू से ज़्यादा हो, किसी भी, रैंडमली सभी के लिए बोल दिया। तो इसका राइट आंसर है 5 ओम्स। इट्स राइट आंसर इज 5 ओम्स। नॉर्मली हम लोग 1 ओम पढ़ते हैं और 0.5 ओम पढ़ते हैं अलग अलग कंडीशंस के लिए, बट इन जनरल अगर फॉर्म में देखा जाए तो 5 ओम इज द मैक्सिमम वैल्यू, कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पता ही नहीं चला कि आज 20 क्वेश्चंस इतने फटाफट से कंप्लीट भी हो गए। तो ऐसे ही आपके लिए और भी एग्जामिनेशन की सीरीज जो है वो आती रहेगी बैक टू बैक। टिल देन आप मस्त तरीके से एंजॉय करिए, बढ़िया से क्वेश्चंस का आंसर करिए, और आज के 14th क्वेश्चन का आंसर जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन टुडे। टेक केयर एंड जय हिंद।